गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों हम जो पढ़ रहे थे वो दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पढ़ रहे थे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम 3 पॉइंट पढ़ चुके थे। एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, एक प्रोटॉन की गति के कारण दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, और हम जो तीसरा पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ड्यूट्रॉन के कारण दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो इस दे ब्रोगली अलग अलग कणों के कारण हम दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कर रहे थे यहाँ। तो हम 3 कणों से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्फा कणों से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और एक अनआयनित गैसीय अणुओं से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके बाद है न्यूट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूट्रॉन और अनआयनित गैसीय अणु, इन दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। कारण ये है कि देखो न्यूट्रॉन पर भी आवेश नहीं है और गैसीय अणुओं पर भी आवेश नहीं है। आवेश मतलब गैसीय अणु आयनित नहीं है, गैसीय अणु आयनित नहीं है और न्यूट्रॉन पर भी आवेश नहीं है। तो लगभग समान व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, या हम ये कह सकते हैं जितने भी गैसीय अणु हैं इसके अलावा अन्य जितने भी अणु होंगे जो अनआयनित होंगे वो उन्हीं गैसीय अणुओं की भांति व्यवहार करेंगे। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे तीसरा पॉइंट है वो है अल्फा कणों से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो इससे पहले मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि इसको याद करके रखना। दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल क्या था? लैम्डा इक्वल क्या था? दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य H अपॉन अंडर में 2km था कि नहीं था? यहाँ मैंने के किया क्या रख दिया था? QV रखा था कि नहीं? तो H अपॉन अंडर में 2QVM मैंने के किया क्या रखा था? QV। ये आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, और जो बच्चे उस क्लास को नहीं ले पाए उसके लिए मैं 2-4 दिन बाद जो वीडियो मैंने प्राइवेट किए हुए हैं उनको मैं पब्लिक कर दूंगा, तो वो बच्चे भी इस चैप्टर को देख लें। लेकिन वो मैं करूँगा जब टेस्ट लूँगा 13वें चैप्टर का, जब मैं टेस्ट लूँगा संडे को, इस संडे को, नेक्स्ट संडे को, तब मैं उन वीडियो को पब्लिक कर दूंगा और सभी बच्चे देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन आएँ। तो विदाउट ऑनलाइन आने वालों को मैं नोट्स भी नहीं देने वाला, सभी बच्चों को ऑनलाइन आना पड़ेगा तभी उसको नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ ये फॉर्मूला आप ज्ञात कर चुके थे। लैम्डा इक्वल H अपॉन अंडर में 2km और H अपॉन अंडर में QVM। QV आपको पता है कहाँ से आया है कि हमने QV रखा है, और कहाँ से रखा है कल मैंने आपको बताया था कि W इक्वल क्या होता है या V इक्वल क्या होता है? W अपॉन Q। कार्य ऊर्जा परम्य से कार्य ऊर्जा है, ऊर्जा ही क्या है? कार्य है। तो W की जगह मैंने क्या रख दिया? K रख दिया। तो K इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से? QV आएगा कि नहीं आएगा? तो K की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ? QV। अब यहाँ हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया H अपॉन अंडर में 2QVM। इससे हम दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम स्पेशल ज्ञात करते हैं अल्फा कण के लिए। किसके लिए? अल्फा कण के लिए हम दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो अल्फा कण के लिए पहले तो ये बताओ अल्फा कण क्या है? जल्दी बताओ बच्चों कमेंट्स में। जिनको अल्फा कण के बारे में पता है वो जल्दी बताएं। तो यहाँ जो अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु होता है। क्या होता है? द्विआयनित हीलियम परमाणु। अल्फा कण क्या होगा? द्विआयनित हीलियम परमाणु। तो यहाँ अल्फा कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, अल्फा कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ अल्फा कण की बात करेंगे तो अल्फा कण के लिए जो m द्रव्यमान लिया जाएगा, m अल्फा को क्या लिया जाएगा? m अल्फा क्या लिया जाएगा? आप यहाँ देख लो अल्फा कण क्या है? He2 ये अल्फा कण है, ये द्विआयनित होता है, इसमें He+2। लेकिन मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ जो ज्ञात करेंगे, अगर मैंने उसको उस तरीके से ज्ञात किया तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, द्विआयनित हो गया। तो हमें यहाँ 4 क्या है? इसका द्रव्यमान है। हीलियम का द्रव्यमान कितना है? 4। इसका मतलब एक प्रोटॉन है उसका 4 गुना कर दो, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान उसका कितना कर दो? 4 गुना। और जहाँ आवेश कितना हो जाएगा? 2 गुना। अरे 2 क्या है? यहाँ प्रोटॉनों की संख्या है, तो आवेश कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का 2 गुना, और द्रव्यमान कितना है? 4 है। इसका मतलब द्रव्यमान कितना हो जाएगा?
एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा 4 इंटू, बताओ एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, जल्दी कमेंट्स में। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इतना ही तो होता है। अगर हम बात करें किसकी, आवेश की, तो Q कितना आ जाएगा, दुगना कर दो, अरे 2 है या नहीं, एक प्रोटॉन में उपस्थित आवेश का दुगना, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही तो होगा। ये किस में आ जाएगा, केजी में। हमारे पास द्रव्यमान है, आवेश है, द्रव्यमान है और आवेश है या नहीं है। क्या बचा, वोल्ट। अब ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे कि हमने कितनी वोल्टता आरोपित की। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें केवल वोल्टता दी होगी कि अल्फा कण को इतने वोल्ट से त्वरित किया जाता है, तब उसे संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है तो आपको केवल v का मान रखना है उसमें, और बाकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखो लैम्डा अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, लैम्डा h का मान कितना होगा बताओ जल्दी, 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन अंडर, अरे जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34। अब यहाँ √2 इंटू, देखो m आया है तो m कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू q का मान कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये किसका मान हो गया, Q का। अब बचा क्या, V को V रख दो जो कि त्यों। अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी कैलकुलेट, कितना आ रहा है बताओ, 0.101 अपॉन अंडर V एंगस्ट्रॉम। अरे लैम्डा है, लैम्डा क्या है, दो उच्चिष्ट निम्नष्टों के मध्य की दूरी तो है, तरंग के दो उच्चिष्ट या निम्नष्टों के मध्य की दूरी तरंगदैर्ध्य होती है, तो एंगस्ट्रॉम दूरी किस में मापी जाएगी, यहाँ तरंगदैर्ध्य की लंबाई है वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। इससे पहले भी मैंने कराया उनमें एंगस्ट्रॉम लगा लेना, मैंने आपको बताया था वहाँ एंगस्ट्रॉम मैंने नहीं लगाया था, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से लगाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि तरंगदैर्ध्य वो किस में मापेंगे, एंगस्ट्रॉम में मापी जाएगी। तो आपको उनमें भी एंगस्ट्रॉम लगाने, जो मैंने कल पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और ड्यूट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, वो तीनों मैंने पॉइंट कराए थे। उनमें जो तरंगदैर्ध्य आएगी वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको एंगस्ट्रॉम लगाना है। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, जब अल्फा कण को क्या करेंगे हम, त्वरित करेंगे, जब अल्फा कण को क्या करेंगे हम, त्वरित करेंगे। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपकी प्रॉब्लम हो रही होगी सर ने इतनी सारी कैलकुलेशन कैसे इतनी जल्दी कर दी। अरे मुझे तो याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट मान रखा है, आप कैलकुलेशन कर लेना, अन्यथा आप भी याद कर लेना। तो आप याद कर लें वो सही है। तो यहाँ 0.101 अपॉन अंडर में हुई और एंगस्ट्रॉम, तो ये फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल। इस प्रकार से बनेगा, यदि कोई अल्फा कण वोल्टता दी होगी इतने वोल्ट से त्वरित किया जाता है, तब उससे संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, केवल V का मान रखना है आपको, और V का मान रखते ही आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। कितना इजी न्यूमेरिकल होगा वो, कि वोल्टता दी होगी आप उसमें रख दोगे, केवल आपको याद ही तो करना है। तो लैम्डा अल्फा इक्वल क्या हो जाए 0.101 अपॉन अंडर में हुई एंगस्ट्रॉम। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। अब बात कर लेंगे किसकी, हम गैस अनआयनित गैस के अणुओं की, स्क्रीनशॉट लो। अब बात कर लेते हैं किसकी, अनआयनित गैस के अणुओं से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। अनआयनित या आप इसको ऊपर कर लो इस टॉपिक को, इसको मिटा देता हूँ मैं पूरे को। अनआयनित गैस के अणुओं से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य दिख रहा है कि नहीं, अनआयनित गैस के अणुओं से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, संबद्ध
दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा इक्वल क्या है, h अपॉन अंडर रूट में 2km, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं है, प्रॉपर रूप से याद रखना, k गति ऊर्जा, m द्रव्यमान है। तो लैम्डा इक्वल क्या है, h अपॉन अंडर रूट में 2km। ये तो आपको पता ही है, याद रखना है ये फॉर्मूला बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। अब इसके बाद इसको मॉडिफाई करो, h अपॉन अंडर रूट में, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो कि 11th क्लास से बिलोंग करता है, और जब मैं 11th की चर्चा करता हूँ तो आपको बहुत बड़ी चोट होती है, लगती है, चोट लगती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं जब 11th, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ाई नहीं की है तो चोट तो होगी। तो मैं यहाँ फिर से आपकी भावनाओं को परेशान करूँगा कि जहाँ गैस के अणुओं के लिए के इक्वल क्या होगा, गैस के अणुओं के लिए आपने के का मान, उनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा पढ़ी है आपने, गैस के अणुओं की औसत गति ऊर्जा के का मान क्या होता है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ के इक्वल क्या होती है, 3/2 और KT। अब आप कहोगे सर यहाँ भी के और यहाँ भी के, ये दोनों के यहाँ कैसे आ गए, कैसे के कट गया, आप जल्दी फटाफट, इतने तो होशियार हो, फटाफट काट दोगे। तो ध्यान रखना यहाँ के गति ऊर्जा है और ये वाली के क्या है, वोल्टेजमान नियतांक। यहाँ के क्या है, वोल्टेजमान नियतांक। अब दोनों को कैसे ही व्यक्त किया जाता है, वोल्टेजमान नियतांक को भी कैसे व्यक्त किया जाता है और गति ऊर्जा को भी, काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा को भी कैसे व्यक्त किया जा सकता है। अब तो दोनों को डिफरेंट कैसे करें, अब तुम्हारे ऊपर, आप कैसे डिफरेंट करोगे। देखो मैं तो उसको इस प्रकार से डिफरेंट करूँगा कि इस बार जो वोल्टेजमान नियतांक है उसकी एक चुटिया लगा दी, क्या लगा दी, एक चोटी लगा दी है। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, वोल्टेजमान नियतांक के लिए जो के रिप्रेजेंट किया है चोटी वाली के लगा दी। अब देखो जहाँ, क्योंकि यहाँ के क्या है, के इक्वल वोल्टेजमान नियतांक, नियतांक, इसका मान पता है किसी को, किसी को नहीं पता, बताओ इसका मान कितना होगा, वोल्टेजमान नियतांक का मान कितना होगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि वोल्टेजमान नियतांक का मान कितना होता है। तो वोल्टेजमान नियतांक के से व्यक्त करते हैं, और यहाँ वैसे सामान्यतः के से व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दोनों के आ गए। अब परिस्थितियों में ढलना सीखो, इसलिए इसके के ऊपर क्या लगा दी, चुटिया लगा दी, तो छोटी वाली के हो गई। तो यहाँ के इक्वल क्या हो जाएगी, 3/2 KT। यहाँ के वोल्टेजमान नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। ये किसका मान हो गया, वोल्टेजमान नियतांक का। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार काम आता रहेगा न्यूमेरिकलों में। और प्लांक नियतांक का मान भी याद रखना है, वो भी कई बार आपको परेशान करेगा। तो परेशान करने वाले फैक्टरों को पहले ही आप परेशान कर दो, जो फैक्टर आपको परेशान करे आप उनको पहले ही इस प्रकार से रट्टा लगा लो कि वो परेशान हो जाए आपसे। तो यहाँ समझ में आ गया कि नहीं, के का मान रख दो इसमें। तो लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, लैम्डा। अब यहाँ अनआयनित गैस के अणुओं की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, अनआयनित गैस के अणुओं की तरंग दैर्ध्य, जिसको मैं माना कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, माना लैम्डा एन, कैपिटल एन से, क्योंकि हमें पता है आगे हम न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने जा रहे हैं, तो न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से व्यक्त कर लेंगे। तो पहले से अपनी थीम सेट करके चल रहे हैं कि इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर लिया। कैपिटल एन जहाँ क्या है, अनआयनित गैस के अणु, और लैम्डा क्या है, अनआयनित गैस के अणुओं से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ लैम्डा एन क्या हो जाएगा, अब इसमें मान रख दो किसका, के का मान रख दो इसमें। तो h अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू के का मान क्या है, 3/2 छोटी वाली k/t, छोटी वाली k इंटू टी और m। तो ये समझ में आ गई कि नहीं बात। यहाँ के की शक्ल बदल गई है, ये वो के नहीं रहा, यहाँ के वोल्टेजमान नियतांक हो गया, यहाँ के गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको काट पीट कर दो,
जो कि काट पीट करने में आप माहिर हो, तो काट पीट करो, 2 से 2 कट गया, H अपॉन 2 से 2 कट गया, कितना बचा अंडर रूट में 3KTM। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसमें मान रखेंगे यहाँ अनआयनित गैस के अणु, गैस का अणु कैसा है? अनआयनित, इसलिए हम इसको न्यूट्रॉन के सदृश मानेंगे। किसके सदृश मानेंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है, दोनों भाई भाई हो गए। अरे अनआयनित गैस का अणु और न्यूट्रॉन दोनों भाई भाई हो गए, तो हम उसको सदृश मान करके यहाँ जो द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे वो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। और आपको ऐसे ही ध्यान रहेगा कि न्यूट्रॉन अनावेशित है और गैस के अणु भी कैसे हैं? अनआयनित हैं, तो दोनों भाई भाई हो गए, तो भाई भाई का द्रव्यमान बराबर। वैसे होता नहीं है, भाई भाई का द्रव्यमान बराबर कैसे हो सकता? संभव नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ कह रहे हैं कि दोनों सदृश हो गए। क्या हो गए? सदृश हो गए। तो हम यहाँ द्रव्यमान जो रखेंगे, यहाँ m का प्रयोग करेंगे, वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, क्योंकि यहाँ गैस का अणु कुछ भी हो सकता है और कोई भी अनआयनित कण भी हो सकता है। मैं यहाँ गैस का अणु ले रहा हूँ, यहाँ कोई अनआयनित कोई भी प्रकृति में उपस्थित कण हो सकता है, इस पर कोई आवेश नहीं हो, इस पर कोई भी आयन नहीं हो, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और समान रूप से लागू होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है और ये स्पेशल किसके लिए आया है? लैम्डा n। ये फॉर्मूला स्पेशल किसके लिए है? अनआयनित कणों के लिए कह सकते हो या अनआयनित गैस के अणुओं के लिए। तो यहाँ H का मान कितना हो जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट में 3 इंटू वोल्टेज मान्यतांक कितना है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू द्रव्यमान कितना है? मैं कह चुका हूं अनआयनित कण है या अनावेशित कण है। कण या अणु कह सकते हो। अणु भी कैसा होता है? अनायनित गैस के अणु भी कैसे होते हैं? अनायनित होते हैं। अरे O2 क्या है? अनायनित अणु है या नहीं है? इससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है? अभी नहीं निकला। तो ये जब इसको तोड़ा जाएगा, परमाणु को तोड़ा जाएगा, तब फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अणु तो कैसा होगा? अनायनित होगा। या अनायनित यहाँ कण भी ले सकते हो, अणु, कण, न्यूट्रॉन, कुछ भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। अनायनित कणों के लिए, गैस के अणुओं के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। बस अंतर किस में आएगा? यहाँ जो गति ऊर्जा रखी हमने, यहाँ 3/2 kT रखी, और यहाँ प्रत्येक के लिए जो गति ऊर्जा होती है, औसत गति ऊर्जा होती है, वो अलग अलग होती है, वो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ मान रख दो किसका? m का। मैं m सदृश मान रहा हूँ न्यूट्रॉन के। किसके? न्यूट्रॉन के। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और ये किसका द्रव्यमान होता है? इंटू T। ये द्रव्यमान किसका होता है? तो बेटा आपका कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि बगल में फर्नीचर का काम चल रहा है, तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि सब स्वतंत्र है अपने अपने कार्य के लिए। आप भी पढ़ रहे हो, आपका कोई डिस्टर्बेंस करे तो हम उनका डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, तो हमें सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर दो। लैम्डा n, यहाँ ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है? यहाँ जो द्रव्यमान लिया है वो हमने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का प्रयोग किया है। किसका किया है? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन अनायनित कण या अनावेशित कण है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ इसको कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है? 25.2। कितना आ रहा है? 25.2 अपॉन रूट T। वहाँ रूट V आया था, यहाँ क्या आएगा? T। यहाँ T क्या है? अरे ताप है। T क्या है? ताप। तो यहाँ कितना किस में आ जाएगा? ये एंगस्ट्रॉम में। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको टेम्परेचर दिया होगा, किसी अनायनित गैस के अणु को इतना ताप दिया जाता है, कितना भी दे दे, T का मान दे देगा कुछ, तो उसको कुछ ताप दिया जाता है, ताप का मान देगा, तब उससे संबंध दे ब्रॉगली, क्योंकि ताप देने पर ही तो वो गतिज अवस्था में आएंगे। अरे गैस के अणु स्वतंत्र रूप से यादृच्छिक गति करते हैं, तो यादृच्छिक गति करते हैं, यदि उनको ताप दिया जाए तो उनकी गति ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। औसत गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब उनकी वृद्धि किसके द्वारा हो रही है? ताप के द्वारा हो रही है। अब इनको वोल्टता देने से रहे, वहाँ तो परिपथ था, परिपथ में इलेक्ट्रॉन थे, उनको हमने क्या दे दी? वोल्टता दे दी, लेकिन इनको क्या देना पड़ेगा? हमें ताप देना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य क्या होता है
कि उसको गतिज अवस्था में लाने का। कण को किस अवस्था में लाने का? गतिज अवस्था में। जब वो गतिज अवस्था में आएगा तभी तो उससे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी गतिशील, क्योंकि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है? प्रत्येक गतिशील कण से एक तरंग संबद्ध होती है जिसको दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो उनको गतिशील अवस्था में लाना है, कैसे भी लेके आए तो गैस के अणु या अनायनित गैस के अणुओं को गति ऊर्जा में ताप द्वारा लेके आया जाता है। इसलिए यहाँ फॉर्मूले में जाहिर सी बात है कि ताप ही आएगा √T, न कि वोल्टता। समझ में आ गई बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले में जितने भी ज्ञात करवाएं वो कैसे याद होने चाहिए? एकदम डायरेक्ट याद होने चाहिए, जिससे आप न्यूमेरिकल कर सको। मानता हूँ आपको ये संख्या याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मेरी तरह रट्टा लगा लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ली फटाफट। अब बात किसी कर लेते हैं हम न्यूट्रॉन की। किसकी बात कर लेते हैं? न्यूट्रॉन की। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होती है, वो यहाँ काम आएगी। जल्दी याद करो, अन्यथा पुरानी किताबों इतिहास के पन्ने पलट लो, 11th क्लास के इतिहास को पलट लो। अब कल से कुछ बच्चे तो 11th की बुक रखी बैठेंगे, है ना? कुछ तो 11th की बुक रखी बैठेंगे, सर पता नहीं कहाँ से क्या नहीं पूछ लें। तो चलो कोई बात नहीं है, आपसे मेरी का थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इसलिए केवल फ़ोन पर ही पढ़ा पा रहा हूँ आपको। तो यहाँ न्यूट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, न्यूट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब न्यूट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होती है? K = KT। कितनी होगी? जहाँ K क्या है? चुटिया वाली K क्या है? वोल्टेजमान नेतांक। जहाँ K क्या है? वोल्टेजमान नेतांक। ये वाली K क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा। तो इसका उपयोग हम किस में कर देंगे? उस फॉर्मूले में लैम्डा n = कितना हो जाएगा? H अपॉन, आपको ये तो याद हो गया होगा, √2 Km। मैं K की क्या रख रहा हूँ? KT। Km K की क्या रख रहा हूँ? KTM। फॉर्मूला क्रिएट किया है, समझ में आ गया कैसे क्रिएट किया है? अब इसको आगे ड्राइव कर दो। लैम्डा n = कितना हो जाएगा? H का मान कितना है? जल्दी बताओ। 6.63 × 10⁻34 अपॉन √ में 2 × वोल्टेज मान नेतांक का मान कितना है? ये याद होने चाहिए, उंगलियों पे याद होने चाहिए। प्लांक नेतांक का मान, वोल्टेज मान नेतांक का मान, जितने भी कांस्टेंट हैं उनके मान आपको याद होने चाहिए। कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1.38 × 10⁻23 × m द्रव्यमान। अब बताओ यहाँ द्रव्यमान किसका लिया जाएगा? अरे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान लिया जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 × T। सॉल्व करो इसको जल्दी। लैम्डा n = कितना आ गया? जल्दी सॉल्व करो। देखो मैं आपसे कितना फटाफट सॉल्व करता हूँ इसको। 30.8 सॉल्व हो गया। आप करते रहना, ये आंसर आएगा, मुझे तो याद है। तो लैम्डा n 30.8। अब क्या करें, मुझ पर जोड़ रटा गुणा भाग तो आते नहीं, तो क्या करें, रट्टा ही लगा लें। तो अपॉन √ में T, एंगस्ट्रॉम हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? और समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं अब। तो समझ में आ गया कि नहीं? अब एक बात बताओ कि दे ब्रोगली साहब ने कह दिया कि प्रत्येक गतिशील कण से एक तरंग संबद्ध होती है। उन्होंने ये सिद्धांत दे दिया, लेकिन उन्होंने कोई प्रायोगिक परिणाम नहीं दिखाया। उन्होंने प्रयोग करके ऐसा कोई हमें नहीं बताया कि ये तरंग, केवल सैद्धांतिक रूप से कह दिया, केवल सैद्धांतिक रूप से उन्होंने ये कह दिया कि प्रत्येक गतिशील कण से ये द्रव्य संबद्ध होती है, लेकिन प्रयोग द्वारा उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तो एक बात बताओ, कोई ऐसे कह दे, ऐसे तो आप भी घरों में रोजाना सिद्धांत देते रहते हो, अपने भाई को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, परिवार किसी न किसी नई नई योजनाएं देते हो कि नहीं देते हो? तो लेकिन उनका प्रायोगिक परीक्षण तो होना चाहिए, क्या वो सही है गलत है? तो ऐसे इस प्रकार से दे ब्रोगली तो घर घर में बैठे हुए हैं, बैठे हैं कि नहीं, कि मुंह से कह दिया कि साहब ये प्रत्येक द्रव्य कण से संबद्ध एक दे ब्रोगली तरंग होती है। उन्होंने अपने नाम पर उसका नाम रख दिया कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य से संबद्ध एक तरंग होती है। लेकिन प्रयोग तो होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और मैथ क्या मांगती है? प्रूफ, सिद्ध करो कि ये होती है तो क्यों होती है। तो इन्होंने नहीं सिद्ध किया था, लेकिन इसके बाद कुछ अन्य साइंटिस्ट थे, अन्य भौतिकविद थे। एक तो डेविसन साहब थे और एक जर्मर साहब।
डेविसन और जर्मर। तो उन्होंने प्रयोग द्वारा बताया कि हाँ देवरोली साहब सही कह रहे थे। तो देवरोली साहब ने कहा तो सही था, सिद्धांत तो उन्होंने सही दिया था, लेकिन उन्होंने कोई प्रायोगिक प्रस्तुति नहीं दी। उन्होंने प्रयोग द्वारा ये नहीं बताया कि किस प्रकार से होता है। उन्होंने सैद्धांतिक प्रस्तुति बहुत अच्छी दी। देखो सभी के मान भी निकाल के रख दिए, कितना बड़ा काम किया है उन्होंने कि सभी के मान, तरंग दैर्ध्य के मान और ज्ञात करके रख दिया। तो इसके बाद में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, जर्मर तथा डेविसन जर्मर प्रयोग। तो देख लेते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग क्या है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेविसन जर्मर प्रयोग। तो अब एक बात बताओ, दे ब्रोगली साहब ने कह दिया कि प्रत्येक द्रव्य कण से, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है। तो क्या कहने मात्र से काम चल जाएगा और उसकी प्रायोगिक प्रस्तुति भी देनी पड़ेगी। तो वो प्रायोगिक प्रस्तुति दे ब्रोगली साहब ने न देने के बजाय जर्मर और डेविसन साहब ने दी थी, और जर्मर और डेविसन साहब ने अपने प्रयोग द्वारा उनकी परिकल्पना को सत्य सिद्ध किया था। और जहाँ तक देखा जाए तो दे ब्रोगली साहब ने उनके सैद्धांतिक रूप से सभी के तरंग दैर्ध्य के मान भी ज्ञात कर दिए, लेकिन उन्होंने प्रायोगिक प्रस्तुत नहीं की। तो उसको किसने प्रस्तुत की थी, डेविसन और जर्मर ने। किसने, डेविसन और जर्मर ने। तो डेविसन जर्मर प्रयोग की बात कर लेते हैं हम। डेविसन व जर्मर प्रयोग, जर्मन प्रयोग। अब देखो इस प्रयोग में हम देखेंगे, कोई कण लेंगे। देखो प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है कि कण और तरंग। कण फोटोन को, अगर फोटोन क्या है, गतिशील अवस्था में उसका कुछ द्रव्यमान होता है तो उसको हम द्रव्य भी कह सकते हैं, वो कणीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो एक तो फोटोन प्रकृति हो गई, एक तरंग प्रकृति हो गई। तो फोटोन द्वारा तरंग, उसके हमने दोनों घटनाओं को देखा था कि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये जो घटनाएं हैं ये तरंग प्रकृति द्वारा सिद्ध होती हैं, तथा रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जो घटनाएं हैं वो फोटोन प्रकृति द्वारा सिद्ध होती हैं। तो वहाँ हमने प्रकाश की द्वैत प्रकृति देख ली। तो हम यहाँ कोई द्रव्य कण लेंगे जिसके द्वारा हम ये देखेंगे क्या उससे कोई तरंग संबद्ध है। तो यहाँ जो डेविसन जर्मर साहब ने इलेक्ट्रॉन पुंज लिया, क्या लिया, इलेक्ट्रॉन पुंज लिया। यदि इलेक्ट्रॉन पुंज को गतिशील अवस्था में, या हम ये कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित कराया जाए, क्या कराया जाए, त्वरित कराया जाए, तो क्या उसका विवर्तन होगा, या वो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करने वाली किसी एक घटना को प्रदर्शित करेगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ तरंग प्रकृति प्रदर्शित करने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, अपवर्तन है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। तो इसमें से कि अगर कोई एक भी घटना, और यदि इलेक्ट्रॉन इनमें से तरंग प्रकृति प्रदर्शित करने वाली एक भी घटना पर सत्य सिद्ध हुआ तो इसका मतलब ये बात सत्य है। दे ब्रोगली साहब की बात कैसी होगी, फिर सत्य होगी। तो जब उनकी बात सत्य, तो इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो उस प्रायोगिक व्यवस्था को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सिस्टम को स्थापित किया और किस प्रकार से प्रयोग किया था, उसके क्या रिजल्ट आए थे, क्या उनके जो सैद्धांतिक मान आए थे। दे ब्रोगली साहब ने जो सैद्धांतिक मान ज्ञात किए थे अपने फॉर्मूलों की सहायता से, क्या प्रायोगिक मान उसके बराबर है या कुछ सन्निकट है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो देखो डेविसन जर्मर साहब प्रयोग में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन गन। क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन गन। और शब्द से ही लग रहा होगा आपको, गन है तो क्या करेगी, अरे गन क्या करती है, कारतूस को वेग प्रदान करती है। तो यहाँ ये किसको, इलेक्ट्रॉन गन है तो ये किसको वेग प्रदान करेगी, इलेक्ट्रॉन को। करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक टंगस्टन धातु लेंगे। क्या लेंगे, टंगस्टन धातु लेंगे, उसका इस प्रकार से फिलामेंट तैयार कर देंगे। अब यहाँ टंगस्टन धातु हमने क्यों ली, क्योंकि टंगस्टन धातु का प्रतिरोध अति उच्च होता है। जैसे आप हीटर में एक तार प्रयोग करते हो, नाइक्रोम का तार, करते हो कि नहीं करते हो। तो नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, 80% क्या होता है उसमें, निकेल होता है, 20% क्या होता है उसमें, क्रोमियम होता है। तो इस प्रकार से वो कंपाउंड मिलकर बन जाता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, तो वहाँ वो अति उच्च प्रतिरोध होता है। उसका कितना होता है, अति उच्च प्रतिरोध होता है। तो जब उसमें विद्युत धारा प्रभाव होती है तो उसमें अवरोध उत्पन्न होगा, तो विद्युत धारा ऊष्मीय विकिरणों के रूप में छेद होती है कि नहीं होती है। तो वहाँ हीटर में हमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, अति उच्च प्रतिरोध के कारण। तो यहाँ भी टंगस्टन भी क्या है, अति उच्च प्रतिरोध वाली एक धातु है या नहीं है। तो जब अति उच्च प्रतिरोध वाली धातु है, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो इसमें जो विद्युत धारा है
या हम ये कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में क्षय होगा, और जब ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वह ऊष्मीय ऊर्जा से उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। आप किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कितने प्रकार से कर सकते हो, 4 प्रकार से कर सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहला कौन सा था, उसमें क्षेत्रोत्सर्जन। पहले तो हमने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन ही पढ़ा था क्योंकि हमारा चैप्टर उसी पर आधारित है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन था नंबर 1। नंबर 2 क्या था, क्षेत्र उत्सर्जन। हम अति उच्च वोल्टता का जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो वहाँ क्या उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, द्वितीयक उत्सर्जन, उसके बाद तापायनिक उत्सर्जन। तो यहाँ जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, टंगस्टन धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसके ताप में वृद्धि होगी। जो टंगस्टन धातु उसके ताप में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, वो तापायनिक उत्सर्जन होगा। कैसा होगा, तापायनिक। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन घन है तो इलेक्ट्रॉन को तुरंत त्वरित कैसे करेगी। चलो निकल तो गए, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकल के इसी में अंदर गिर गए तो, और उनको बाहर भी तो भेजना है। तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे रैखिक त्वरित्र पढ़ोगे जो आवेश को त्वरित करेगा। एक आप साइक्लोट्रॉन युक्ति पढ़ोगे, वो आप 12th में ही पढ़ लोगे। लेकिन अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हो सकता है यहीं गिर जाएं, तो हम एक ऐसी युक्ति लगाएंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, त्वरित करे। तो आप वो ग्रेजुएशन में तो रैखिक त्वरित्र पढ़ लोगे, लेकिन अभी हमने उस रैखिक त्वरित्र के बारे में इतना नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको सिंपली वे में बता देता हूँ कि आपको यहाँ आप इसको कैसे त्वरित करोगे। तो यहाँ हम डायफ्राम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डायफ्राम लगा देंगे। और इसमें एक इसको इनको रेखीय अवस्था में रखेंगे। किस अवस्था में रखेंगे, बिल्कुल एकदम रेखीय अवस्था में, लीनियर कंडीशन। अब देखो यहाँ ये जो डायफ्राम लगाया है इसको हम सबसे पहले रखेंगे किस विभव पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन घन में उपस्थित टंगस्टन धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो यदि हम इसको धन विभव पर रखें, सबसे पहले कहाँ रखें, धन विभव पर, तो ये इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो आ गया कि नहीं। अब ये इसको किस पर रखेंगे, ऋण विभव पर, और इसको किस पर रखेंगे, धन विभव पर। इसको ऋण विभव पर रखेंगे, इसको प्रत्याकर्षित करेगा। तो हमें इसकी जो वोल्टता है उसको उत्क्रम करना पड़ेगा। अरे रिवर्स वोल्टेज लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हम उसकी जो बायस है उसको चेंज कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ये तो माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन धातु से जब उसका उत्सर्जन प्रारंभ हो रहा था तब ये वाला जो पार्ट था वो धन विभव पर था, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको धन विभव पर कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक खींच लेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ये धन विभव पर था तो इसने यहाँ से यहाँ तक बुला लिया, अरे उसने आकर्षित कर लिया उसको। फिर इस इलेक्ट्रॉन को इसको जब धन विभव पर किया तो इसको यहाँ से यहाँ तक बुला लेगा, और ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आगे की ओर भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो ये रैखिक त्वरित्र जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ नहीं है। आपको मैंने सिंपल वे में समझाया कि ये इस प्रकार से इसको त्वरित कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से त्वरित हो जाएगा। तो इसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन घन, इलेक्ट्रॉन घन। तो बच्चों हमारे टारगेट है वो क्या है, यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घन से निर्गत इलेक्ट्रॉन होंगे, त्वरित इलेक्ट्रॉन हमें जो प्राप्त होंगे, यदि वो विवर्तन की घटना प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन सी घटना, विवर्तन की घटना। विवर्तन की घटना प्रकाश की कौन सी प्रकृति द्वारा है, कौन सी प्रकृति है, तरंग प्रकृति है या नहीं है। अरे विवर्तन की घटना को हम कौन सी प्रकृति द्वारा सिद्ध करते हैं, तरंग प्रकृति द्वारा। जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक द्रव्य है या नहीं है। अरे द्रव्य क्या है, इसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक द्रव्य है। तो जो इलेक्ट्रॉन है एक द्रव्य होने के बावजूद यदि वह विवर्तन की घटना प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे उसकी भी एक तरंग प्रकृति हो गई। तो द्रव्य की भी एक क्या हो गई, तरंग प्रकृति हो गई। होगी कि नहीं होगी। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करते, हमारा टारगेट क्या है, इस प्रैक्टिकल में हमारा टारगेट यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विवर्तन की घटना प्रदर्शित कर दे। और यदि उसने प्रदर्शित कर दी, इसका मतलब इस प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक द्रव्य से, और द्रव्य होना चाहिए गतिशील, प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबद्ध होगी। अर्थात देव ब्राउली साहब की परिकल्पना सत्य है।
बात समझ में आ गई कि नहीं। और जी ये जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, डेविसन जर्मर साहब ने। तो इससे क्या निकाल दो आप, इलेक्ट्रॉन पुंज निकाल दो। क्या निकाल दो, इलेक्ट्रॉन पुंज। अब बात आती है कि विवर्तन की, और आपको मैंने 12वां चैप्टर पढ़ाया नहीं है, उसमें विवर्तन है। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि विवर्तन क्या है, कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर आपतित होता है, अब उसके लिए शर्त है। तो शर्त क्या है, माना कि जो कण है, मार्ग में आने वाले कण का जो साइज है, माना कि वो ए है। क्या है, ए है। और यदि कण का साइज ए है और जो आपतित होने वाला प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, यदि वो बराबर हैं, कैसे हैं, बराबर हैं, तब वहाँ क्या होगा, विवर्तन की घटना होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ, एक कण का साइज है, मार्ग में आने वाले कण का साइज है, और उसका साइज जो प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है, जो प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य के बराबर हो जाए, तो वहाँ विवर्तन की घटना होगी। और विवर्तन की घटना क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म अवरोध पर या सूक्ष्म क्षेत्र पर आपतित होती है तो वह उसके किनारों से मुड़ जाती है। लेकिन उसकी शर्त क्या है, ए इक्वल लैम्डा, उसका साइज है वो उसकी तरंगदैर्घ्य के बराबर होना चाहिए, तब प्रकाश की इस घटना को क्या आप क्या कहोगे, विवर्तन कहोगे। तो इस प्रकार से आप विवर्तन पढ़ोगे तो यहाँ केवल इतना ही समझ लो कि विवर्तन क्या है। तो यहाँ कण का आकार तरंगदैर्घ्य कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यदि इलेक्ट्रॉन विवर्तन की घटना प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंगदैर्घ्य होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ ये कंडीशन ध्यान रखना, यदि कण सूक्ष्म हो, देखो 2-4 कंडीशन में बता देता हूँ कि ए इज लेस देन लैम्डा, तब क्या होगा, यदि तरंगदैर्घ्य से जो कण है उसका साइज कम हो तो वहाँ प्रकीर्णन की घटना होती है। प्रकीर्णन, विवर्तन और परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन और परावर्तन लगभग सेम है। अंतर किसका है, केवल उसके अवरोध मार्ग में आने वाले कण के साइज का अंतर है। यदि कण का साइज छोटा है तो उसका प्रकीर्णन हुआ, बराबर है तो विवर्तन होगा, यदि कण का साइज बड़ा है तो परावर्तन होगा। हम इलेक्ट्रॉन गन के सामने एक रख लेते हैं निकेल क्रिस्टल, जिससे हम इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को परीक्षित करेंगे। तो इसके सामने क्या रख लो, एक निकेल क्रिस्टल। ये क्या है, निकेल धातु है। अब आपने क्रिस्टल संरचना के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो कौन कौन सी संरचना होती है, आपने BCC पढ़ा होगा। तो ये एक निश्चित विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं परमाणु, किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणु एक निश्चित विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं, उनकी अलग अलग क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ हमने निकेल ले लिया है, अब इसके परमाणु होंगे वो क्रिस्टलीकृत हैं, तो इसका मतलब उनका साइज भी होगा। तो साइज माना कि उसका ए है, क्या है, ए साइज है। अब इसका साइज यदि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे संबंधित तरंगदैर्घ्य होगी तो उसकी तरंगदैर्घ्य के बराबर होगा, तो इसका क्या होगा, विवर्तन होगा। अगर कम होगा तो प्रकीर्णन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इस क्रिस्टल द्वारा, क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा इसके कुछ भाग का तो प्रकीर्णन होगा, कुछ का विवर्तन होगा। लेकिन हमारे लिए तो प्रकीर्णन हो जाए या विवर्तन हो जाए, दोनों घटनाएं कौन सी हैं, तरंग प्रकृति द्वारा सिद्ध होने वाली घटनाएं। तो या तो प्रकीर्णन हो जाए या विवर्तन हो जाए, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से एक तरंग संबद्ध है। तो यहाँ हम प्रेक्षित करते हैं, और प्रेक्षित करने के लिए यहाँ एक वृत्ताकार पैमाना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वृत्ताकार पैमाना। और उस वृत्ताकार पैमाने में एक आयनन कोष्ठ होगा। क्या होगा, आयनन कोष्ठ, जिसमें गैसें भरी होंगी। यहाँ क्या बना दो, आयनन कोष्ठ। ये क्या है, आयनन कोष्ठ। ये क्या है बेटा, आयनन। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, आयनन विभव, आयनन सॉरी विभव नहीं, आयनन कोष्ठ। ये क्या हो गया, आयनन कोष्ठ। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, आयनन कोष्ठ। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होगा और इससे कुछ प्रकीर्णन होगा, कुछ विवर्तन होगा। तो कुछ का तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन, कुछ का क्या होगा, विवर्तन। माना कि इस प्रकार से विवर्तित हो गए, कहाँ गया, आयनन कोष्ठ में। माना कि इसका कोण कितना है, थीटा है। कोण कितना है, थीटा है। तो इसे थीटा कोण पर ये क्या हो गया, विवर्तित हो गया। विवर्तित हो गया कि नहीं। अब हम इसको प्रेक्षित कैसे करेंगे, क्या यहाँ
ये इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होकर आया है क्या, इसको हम प्रेक्षित करने के लिए हम यहाँ इलेक्ट्रोमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर, यहाँ हमने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोमीटर, और इसको क्या कर दिया? भूसंपर्कित। यदि अति उच्च वोल्टता आती है तो हम इसको क्या कर देंगे? भूसंपर्कित। तो बच्चों आज तुम्हारा यहाँ डिस्टर्ब होगा क्योंकि यहाँ बगल में काम चल रहा है, तो फिर आज की क्लास में यहीं पर पहुँच करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस चित्र को मैं कल विस्तृत समझाऊंगा और इसके प्रायोगिक परिणाम भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बारे में आपको विस्तृत कल पढ़ाने वाला हूँ। और गुड बाय बच्चों, अलविदा।